नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं पुनीत पाठक और दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से बताते हैं। शुरुआत सिवनी से खबर है, बाघ के हमले में एक बच्चे की मौत हो गई। बाघ के हमले में 12 साल के बच्चे की जान चली गई। मवेशियों को पानी पिलाने तालाब गया था ये बच्चा। इसके बाद से गांव में दहशत का माहौल है। उगली थाने के खैरी गांव का मामला है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक बच्चे की मौत हो गई बाघ के हमले में। सिवनी से बड़ी खबर, बाघ के हमले में एक बच्चे की मौत हो गई। 12 साल का बच्चा मवेशियों को पानी पिलाने के लिए तालाब तक गया था। बाघ के हमले में बच्चे की जान चली गई है। ग्रामीण दहशत में है। जाहिद कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए सहयोगी। जी जाहिद, बताएं क्या हुआ है। देखिए पुनीत, मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला खैरी गांव का है। ये सुबह 10 साढ़े 10 से 11 बजे की पूरी घटना है। आदित्य भगत नाम का ये 12 वर्षीय बालक अपनी भैंसों को चराने के लिए, भैंसों को पानी पिलाने के लिए जंगल की तरफ गया था और ये वापस नहीं लौटा। तब इसके परिजनों ने इसकी छानबीन शुरू की, खोजबीन शुरू की, तो ये इस हालत में मिला। और उसके बाद में उन्होंने जो है उसकी बॉडी को देखा तो उसके पैर जो है लगभग एक पैर और गर्दन पे जो है वो चोट के निशान थे। और इन्होंने फिर पुलिस को सूचना की और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तब ये पता लगा कि ये बाघ का हमला था और बाघ ने जो है बालक का पूरा एक पैर जो है वो पूरा खा चुका था बाघ। जी पुनीत, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो जाहिद हमको बता रहे थे सिवनी से ये बड़ी खबर कि एक बच्चा जो है उसका बाघ ने एक तरह से शिकारी कर लिया है। बाघ के हमले में 12 साल के बच्चे की मौत हुई है। इसके बाद से पूरे इलाके में दहशत है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरह मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 को अध्यादेश के तौर पर लागू किया जाएगा। शिवराज कैबिनेट ने आज अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस कानून में जो व्यक्ति या संस्थाएं सहभागी पाए जाएंगे उनको भी दोषी माना जाएगा। सरकार बेटियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार का प्रावधान भी इसमें है। सरकार इस कानून को आज से लागू करने जा रही है। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज इस अध्यादेश को लागू करने की स्वीकृति दे सकते हैं। सरकार की तैयारी है कि इस अध्यादेश को आज ही राजपत्र में प्रकाशित करवा के लागू किया जाए। उधर कांग्रेस सरकार में कानून मंत्री रहे पीसी शर्मा ने कहा कि ये बीजेपी का पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। इसमें जल्दबाजी क्यों है समझ से परे, जबकि अगले सत्र में बीजेपी सरकार चाहती तो चर्चा के बाद इसे पारित कर सकती थी। क्योंकि बेटियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर इस तरह की कोई हरकत होती है कि लोभ लालच, अवयस्क बेटी या नाम बदलकर धर्मांतरण के लिए विवाह करना, तो उसमें कड़े दंड का प्रावधान हमने रखा है। इस तरह के विवाह शून्य भी हो जाएंगे और विवाह से उत्पन्न बच्चों के भरण पोषण का अधिकार भी और पिता की संपत्ति में उत्तराधिकारी का अधिकार भी इसमें दिया है। और विधानसभा नहीं चलाई तो अगली विधानसभा आएगी तो उसमें चर्चा कराइए। भाई गुण दोष के आधार पे कांग्रेस इसमें बात करेगी और अपनी बात रखेगी। पर इस तरह से वो करना, केवल लव जिहाद नाम की कोई चीज़ है नहीं। स्वतंत्र विधेयक के नाम से लाए वो, तो ये केवल एक प्रोपेगेंडा है इनका, इसमें कोई दम है नहीं। लव जिहाद, खाद्य सुरक्षा अधिनियम समेत अन्य अध्यादेशों को कैबिनेट से मंजूरी देने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान शाम को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने राजभवन पहुंचे। सीएम ने तमाम अध्यादेशों को लेकर राज्यपाल से बातचीत की है। साथ ही सीएम ने प्रदेश सरकार के कामकाज की जानकारी राज्यपाल को दी है। उच्च शिक्षा से लेकर अन्य विषयों पर राज्यपाल से बातचीत हुई। राज्यपाल से मुलाकात के बाद सीएम ने कहा, महामहिम से विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा हुई। राज्यपाल अध्यादेशों को कब मंजूरी देती हैं ये उनका विशेष अधिकार है। अनेकों गतिविधियों की
जानकारी दी, चर्चा की। जो हमने अध्यादेश किए हैं उनके बारे में, प्रदेश की स्थिति के बारे में चर्चा हुई, उच्च शिक्षा के बारे में चर्चा हुई। अनेकों विषय थे जिन पर महामहिम को जानकारी देना मैंने आवश्यक समझा, तो जानकारी दी, चर्चा की। लव जिहाद को लेकर कानून बनाए जाने को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। यूपी के बाद मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद को लेकर कानून बन चुका है, इसे लागू करना बाकी है। वहीं कई देश भर में ये कानून बनाए जाने की मांग उठ रही है। खरगोन बड़वानी से सांसद गजेंद्र पटेल और राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने देश में लव जिहाद कानून बनाए जाने को लेकर एक नया दावा किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कानून बनना चाहिए कि हिंदू बहनों के साथ कोई गलत काम ना हो। दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस कानून को बनाने के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र में भी ऐसा कानून बनने की जरूरत पर जोर दिया। इसके लिए सभी सांसद प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी मांग रखेंगे। लव जिहाद के माध्यम से देश में कई हमारी हिंदू बहनों के साथ में अत्याचार भी हुआ है, धोखा हुआ है, बलात्कार भी हुआ है। और इसलिए ऐसा कानून बनना चाहिए कि हमारी हिंदू बहनों के साथ में किसी प्रकार का कोई गलत कृत्य नहीं होना चाहिए, न ही बहकाव में आना चाहिए। निश्चित तौर पर हम सब सांसद लोग इस मांग को लेकर देश के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। लव जिहाद को लेकर जितना कड़ा कानून बनना चाहिए वो बनना ही चाहिए, और इस प्रकार का कृत्य करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान, चाहे राज्य सरकार की बात हो या केंद्र सरकार की बात हो, इस दिशा में हम लोग भी काम कर रहे हैं। और केंद्र सरकार लोकसभा के बाद राज्यसभा में इस बिल को लाएगी तो मैं पूरा समर्थन उसमें करूंगा। उज्जैन में हिंदुवादी संगठनों के जुलूस पर हुए पथराव के बाद सरकार सख्ती के मूड में है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह साफ कर दिया कि जिनके घरों से पत्थर आएंगे वहीं से पत्थर निकाले जाएंगे। दरअसल उज्जैन में हिंदुवादी संगठनों के काफिले पर शुक्रवार शाम को पथराव हुआ था, जिसके बाद शनिवार को पुलिस प्रशासन ने उस मकान को तोड़ दिया जिसकी छत से पत्थर फेंके गए। मामले में पुलिस ने 2 केस दर्ज किए हैं और 36 लोगों को इसका आरोपी बनाया है। 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 4 के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई है। मकान तोड़ने की कार्रवाई के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध करते हुए धरने पर बैठ गए। मौके पर पहुंचे शहर काजी खलीकुर रहमान ने यहां तक कह दिया कि अगर शहर की फिजा बिगड़ी तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस तुष्टीकरण की और ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। ये भी उसी का एक पार्ट है जिसमें विजुअल और फुटेज दिखाई दे रहे हो, उसमें काय की जांच करने वाले। जिस घर से पत्थर आएंगे वहीं तो पत्थर निकाले जाएंगे, वहीं पत्थर निकाले। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सुधीर, एक बहुत बड़ा बयान और एक बहुत कड़ा बयान कड़े शब्दों में कहा है गृह मंत्री ने कि जिस घर से पत्थर आएंगे उसी घर से पत्थर निकाले जाएंगे। और दूसरी तरफ उज्जैन का माहौल, उज्जैन का अपडेट सामने सबके, किस तरह से इस बयान का असर हो सकता है? देखिए, बिल्कुल सरकार बदलने के बाद में जिस तरीके से कार्रवाइयाँ माफिया को लेकर हुई हैं उस पर साफ तौर पर बिल्कुल साफ नज़र आता है कि कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व थे या फिर जो माहौल ख़राब करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सरकार सख्ती से पेश आएगी। अब तक वोट बैंक या फिर राजनीति के चलते बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया जाता था, जो कि संकेत बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। और कांग्रेस के ऊपर भी आरोप कहीं ना कहीं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लगाया कि इस पूरे माहौल के पीछे कांग्रेस ही हो सकते हैं। उज्जैन के अंदर जो घटना हुई थी वो राम मंदिर के धन संग्रहण को लेकर घटना हुई थी और धन संग्रहण के दौरान जो लोग थे उनके ऊपर पथराव की घटना सामने निकल कर आई थी और इस पूरे मामले पर लगभग 30 से ज़्यादा लोगों को आरोपी जो है पुलिस ने बनाया गया है। पर लेकिन लगातार जो हिंदूवादी संगठन थे, जो कई सारे ऐसे संगठन थे जो लगातार इस पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई की मांग जो है सरकार से कर रहे थे। लिहाजा कहना होगा कि सरकार की ओर से एक सख्त संदेश देने की कोशिश की गई है। इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी थे, जिस घर से पत्थर फेंके गए थे, उस घर को तोड़ने की कार्रवाई जिला प्रशासन की ओर से की गई है। काफ़ी संवेदनशील ये पूरा घटनाक्रम रहा। जब उज्जैन के अंदर ये पूरा घटना कार्रवाई को अंजाम दिया गया था उस समय भी लोगों की नाराजगी सामने निकल कर आई थी और यहाँ तक नौबत्ती के अल्पसंख्यक समुदाय के कई सारे लोग धरने पर भी बैठे थे। पर लेकिन सरकार की ओर से संकेत जो है बिल्कुल साफ दिए जा रहे हैं कि अगर कोई असामाजिक तत्व, असामाजिक कोई घटना की जाती है या फिर अगर इस तरीके की घटनाएं आने वाले समय में होंगी तो कम से कम सरकार इसी तरीके की कार्रवाई देगी। गृह मंत्री का बयान जो है ये बिल्कुल साफ इस ओर इशारा कर रहा है। पुनीत,
हालांकि इसके ऊपर अभी तक कोई बड़ी प्रतिक्रिया आई नहीं है इस बयान को लेकर, लेकिन लगता है कि इसका असर केवल प्रशासनिक चुस्ती के तौर पर होगा या इसके राजनीतिक मायने निकालकर राजनीतिक पलटवार भी हो सकता है। देखिए, बिल्कुल संभावना इस बात की कम जताई जा रही है, क्योंकि जो घटना हुई थी वो सबके सामने घटना थी। लिहाजा इस पूरे मामले पर अगर विपक्षी दल घटना का या सरकार की कार्रवाई का विरोध करते हैं तो शायद उनको पता है कि इसका एक और नुकसान उनको खामियाजा उठाना पड़ सकता है। लिहाजा अपना राजनीतिक फायदा कम से कम बीजेपी सरकार जरूर इस पूरे घटनाक्रम से जोड़कर देख रही है। और नरोत्तम मिश्रा का जो बयान था वो साफ इसी ओर इशारा कर रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि जिस घर से पत्थर आएंगे वहीं से पत्थर निकाले जाएंगे, ये साफ बयान करता है कि अगर पत्थरबाजी की घटनाएं आने वाले समय में हुई, क्योंकि बीजेपी बड़े स्तर पर पूरे प्रदेश भर में धन संग्रहण को लेकर अभियान चलाने वाली है। हाल ही में बीजेपी के जिलाध्यक्षों का जो प्रशिक्षण वर्ग हुआ था उसमें साफ तौर पर जिलाध्यक्षों को ये टारगेट दिए गए थे कि हर जिले से कितनी राशि इकट्ठी करनी है, और ऐसे में अगर धन संग्रहण के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता जाते हैं तो कम से कम मन में उज्जैन की घटना का खौफ या उज्जैन की घटना का डर बिल्कुल ना हो। इस कार्रवाई के बाद में मैसेज देने की कोशिश कम से कम बीजेपी की सरकार ने की है। लिहाजा मध्य प्रदेश के अंदर आने वाले समय में धन संग्रहण के माध्यम से अगर कोई विरोध प्रदर्शन होता है तो कम से कम जो कार्रवाई की गई और जो बयान है गृह मंत्री का, यह साफ बताता है कि इसी तरीके की कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जाएगी। और जो पत्थरबाजी की घटना थी उस पर बयान उनका सियासी हो सकता है, पर लेकिन प्रशासनिक कसावट के साथ एक बड़ा राजनीतिक मैसेज देने की कोशिश कम से कम इस कार्रवाई के माध्यम से बीजेपी की सरकार ने की है। पुनीत, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा हमको हमारे सहयोगी बता रहे थे कि इस पूरे मामले पर सरकार का सख्त एक्शन सामने आएगा। मंशा साफ है कि पत्थर अगर चलाएंगे तो फिर घर से पत्थर निकाले जाएंगे। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल को कई सौगातें दी। उन्होंने आर्च ब्रिज, स्मार्ट रोड, स्मार्ट पार्क, 5 अहम स्मार्ट प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण आज किया। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले 43 करोड़ की लागत से बनकर तैयार राजधानी की पहली स्मार्ट रोड का लोकार्पण किया है। भारत माता चौराहे से पॉलिटेक्निक चौराहे तक 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी की यह स्मार्ट रोड बनाई गई है। स्मार्ट रोड पर सीसीटीवी, स्मार्ट पोल, साइकिल ट्रैक और फुटपाथ की सुविधा है। इसके बाद सीएम ने 7 करोड़ की लागत से बने स्मार्ट पार्क का लोकार्पण भी किया। जाटखेड़ी स्थित कचरा ट्रांसफर स्टेशन के बाद सीएम ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया। कमलापति तालाब पहुंचे और कमलापति आर्च ब्रिज का लोकार्पण किया है। इस दौरान सीएम ने ऐलान किया कि रानी कमलापति की स्मृति में प्रतिमा स्थल पर हर साल मेला लगाया जाएगा। तिथि और कार्यक्रम की रूपरेखा जल्दी ही तय कर ली जाएगी। रानी कमलापति जी के नाम पर आर्च ब्रिज बनाने का फैसला किया था, इसका लोकार्पण हुआ है। रानी कमलापति आर्च ब्रिज, इसके साथ ही स्मार्ट रोड हो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, कि आने वाले 5 साल में भोपाल में जो जो काम हम करेंगे उसकी पूरी रूपरेखा लगभग बन गई है। वो जल्दी जनता के सामने हम प्रस्तुत करेंगे। स्मार्ट सिटी के विकास कार्यों के लोकार्पण समारोह का पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मौके पर जाकर विरोध किया। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान स्मार्ट रोड का लोकार्पण करने पहुंचने वाले थे। इस दौरान वहां पीसी शर्मा अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए। उन्होंने क्षेत्रीय विधायक होने के नाते शिला पट्टिका पर अपना नाम नहीं होने पर आपत्ति दर्ज कराई और वहीं पर धरने पर बैठ गए। पीसी शर्मा ने कहा कि उन्हें लोकार्पण समारोह का आमंत्रण भी नहीं भेजा गया, इसीलिए विरोध स्वरूप वो धरने पर बैठे हैं। इस दौरान प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने पीसी शर्मा को मनाने का प्रयास किया, लेकिन पीसी शर्मा नहीं माने। कार्यक्रम के बाद पीसी शर्मा और उनके समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मैं विधायक हूँ, क्षेत्रीय विधायक, हमको आमंत्रण नहीं दिया यहाँ पे इनने। ये दादागिरी चल रही, विधानसभा चलाएंगे नहीं। और कांग्रेस के विधायक को, क्षेत्रीय विधायक को पार्षद बैठी हुई उसको बुलाया नहीं। आलोक शर्मा का क्या लेने देना यहाँ पे? आलोक शर्मा का नाम है उसमें पट्टिका में, क्या है आलोक शर्मा? ये नौटंकी इनकी चलेगी नहीं, इसलिए हम आज धरने में बैठे हैं और इसका यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। अभिनेता रजनीकांत ने ऐलान किया कि वो राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे। ये जानकारी उन्होंने ट्वीट के माध्यम से दी। दक्षिण भारतीय सुपरस्टार रजनीकांत ने कहा, मुझे बताते हुए खेद है कि मैं राजनीतिक दल का गठन नहीं कर रहा। रजनीकांत ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर राजनीति में एंट्री न करने की बात बताई।
पीएम नरेंद्र मोदी ने भाऊपुर से खुर्जा के बीच फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहे। यूपी स्थित भाऊपुर से खुर्जा के बीच 351 किलोमीटर के इस कॉरिडोर ट्रैक को बनाने में 5,750 करोड़ की लागत आई है। किसान आंदोलन के बीच राहुल गांधी के नानी से मिलने पर इटली जाने बीजेपी नेताओं के साथ अब केंद्रीय मंत्री भी इस पर तंज कस रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स, फुल टाइम पर्यटन और पाखंड जो नेता करेगा उसको नानी याद आएगी, और जब नानी याद आती है तो वो कहां पहुंच जाते हैं इसका पता सिर्फ उनको ही होता है। महाराष्ट्र के शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत पीएमसी बैंक घोटाले में समन के बाद ईडी के सामने उपस्थित नहीं हुई। उन्होंने ईडी से 5 जनवरी तक का वक्त मांगा। ईडी ने उन्हें इस मामले में समन जारी किया है। सोमवार को शिवसेना नेता संजय राउत ने इस मामले पर बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने बताया कि ईडी ने जो कागजात मांगे हैं वो पहले से जमा हो चुके हैं। फर्जी नियुक्तियों शराब के बिल लगाने के मामले में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति को राहत मिल गई। यूडब्ल्यू ने पूर्व कुलपति बीके कुठियाला समेत 20 प्रोफेसर को क्लीन चिट दे दी। यूडब्ल्यू ने फर्जी नियुक्तियों और शराब के बिल लगाने के मामले में प्रकरण दर्ज किया था। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बयान दिया। सिंहदेव ने कहा कि मरीजों को अलग से आइसोलेट करने की व्यवस्था की गई है। ब्रिटेन के साथ साथ उससे लगे हुए देशों से आने वाले लोगों का पूरा ब्यौरा सरकार को साझा करना चाहिए। छत्तीसगढ़ एम्स से बातचीत करते हुए एम्स में 350 बेड नए स्ट्रेन के मरीजों के लिए रिजर्व किए गए हैं। चलिए कुछ अन्य खबरें देखते हैं। ग्वालियर में स्वास्थ्य और बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। विभाग ने लक्ष्मीगंज स्थित प्रसूति गृह की बिजली काट दी। प्रसूति गृह का निर्माण करने वाले ठेकेदार ने बिजली कनेक्शन का मीटर हटा लिया, और ऐसे में प्रसूति गृह में फ्रिज में रखे टीके, वैक्सीन खराब हो सकते हैं। इसे लेकर हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने अस्पताल के गार्ड और ठेकेदार से बातचीत की। ग्वालियर का ये लक्ष्मीगंज का नया प्रसूति गृह है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रसूति गृह की जो बिजली बिल की राशि है 15 लाख के पार पहुंच गई है। इसलिए बिजली विभाग ने इस प्रसूति गृह की लाइट को काट दिया है। यहाँ पर कोरोना और उसके साथ साथ जो टीकाकरण की, जो बच्चों के टीकाकरण की कई सारी जो मेडिसिन रखी हुई है वो यहाँ पर रखी हुई हैं, और ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये कहीं ना कहीं वैक्सीन ख़राब हो सकती है। तो मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे। ये टीकाकरण कक्ष है और इसमें लिखा हुआ है कोल्ड चेन रूम 28, लेकिन अंदर देखेंगे तो आपको यहाँ पर फ्रिज रखा दिखाई देगा, साथ में वैक्सीन रखी दिखाई देंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इस रूम में लाइट नहीं है, क्योंकि बिजली विभाग ने ये लाइट यहाँ की काट दी है क्योंकि बिल ज़्यादा हो गया था। हमारे साथ में आप गार्ड हैं, क्या स्थिति है? लाइट काट दी है बिजली विभाग? हाँ सर, लाइट काट दी गई है आज सुबह 10 बजे से। क्यों काट दी है लाइट बिजली विभाग ने? ये जानकारी नहीं है सर, या बिल वगैरह के चक्कर में काट दी होगी। इस चक्कर में तो इस रूम में क्या क्या रखा हुआ है? क्या वैक्सीनें रखी हुई हैं? बहुत सारी वैक्सीनें रखी हैं। अब बच्चे को, शिशु को लगती हैं शुरू से लेके एंड तक। तो ये जो ठेकेदार है वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि अब जैसा कि इनका भी कहना यही है। क्या भाई साहब, क्यों लाइट काट दी गई है? क्या वजह है इसके पीछे? नहीं, ये मेरा टेम्परेरी मीटर था, मेरे वर्क के लिए लिया गया था, और मेरा काम यहाँ कंप्लीट हो चुका है और मैं 12 दिसंबर को ऑलरेडी इसको हैंडओवर कर चुका हूँ। तो मेरी लाइट का तो कोई आधार बनता ही नहीं है कि मैं अपना हैंडओवर के बाद यदि इनको टेम्परेरी लाइट से दूं। तो आप देख सकते हैं कि ये आपको दिखाई देगा, ये ऑपरेशन थिएटर है। मेजर ऑपरेशन यहाँ होते हैं, लेकिन हालांकि इसकी शुरुआत अभी विधिवत तरीके से इस हॉस्पिटल की नहीं हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर वैक्सीन रखी हुई थी। अब वो वैक्सीन जो फ्रिजों में रखी जाती है, अगर उनको खुले में रखा जाएगा तो वो खराब हो सकती है। इतनी बड़ी लापरवाही एक स्वास्थ्य विभाग की, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने बिल जमा नहीं किया पहली बात तो जिसकी वजह से बिजली विभाग ने यहाँ की लाइट काट दी है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IPC 24 ग्वालियर। भोपाल से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। 12 बजे के बाद अब पार्टी नहीं हो पाएगी। न्यू ईयर के लिए कलेक्टर ने आदेश निर्देश जारी कर दिया है। 31 की नाइट 31 दिसंबर को दी जाने वाली अतिरिक्त समय सीमा समाप्त कर दी गई। सभी बार 12 बजे बंद करने पड़ेंगे। शराब की दुकान तय समय 11:30 बजे बंद हो जाएंगी।
तो न्यू ईयर की पार्टी सेलिब्रेट करने वालों के लिए ये बड़ी खबर है। सूचना है 12 बजे के बाद पार्टी नहीं हो पाएगी। न्यू ईयर के लिए जो अलग से परमिशन मिलती थी 31st नाइट को, वो अतिरिक्त समय सीमा समाप्त कर दी गई। सभी बार 12 बजे बंद करने पड़ेंगे। इसके अलावा सभी शराब दुकानें 11:30 बजे रात तक बंद करनी पड़ेंगी। राकेश चतुर्वेदी भोपाल जुड़ गए हमारे साथ। जी राकेश, अपडेट दें। देखिए, ये हम कह सकते हैं कि 31st नाइट की जो गाइडलाइन है जारी कर दी गई है और राजधानी भोपाल के साथ जो तमाम शहर से लगे आसपास जो गार्डन है, जो होटल्स हैं, उनके लिए एक गाइडलाइन जारी की गई है और साफ तौर पर कह दिया गया है कि ठीक 12 बजते ही जो पार्टी है वो समाप्त करना होगी और पार्टी में जो लोग शामिल हैं ये जिम्मेदारी आयोजकों की और संबंधित जो स्पेस है उसके मालिक की होगी कि वहां से जो लोग एकत्र हुए हैं, जो पार्टी में शामिल हुए हैं, उनको वहां से रवाना की जाए। जो डीजे है उसको बंद कर दिया जाए। इसके साथ ही पब और जो जहां शराब बैठकर पीने की व्यवस्था है उसके लिए भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सभी शराब दुकानें हैं वो 11:30 बजे बंद करना होंगी और कोई भी पब राजधानी भोपाल में 12 बजे के बाद संचालित नहीं होगा। साफ तौर पर कलेक्टर अविनाश लवालिया ने कहा है कि यदि इस गाइडलाइन का उल्लंघन होगा तो संबंधित क्षेत्र की पुलिस, संबंधित थाना की पुलिस तुरंत कार्रवाई करे और पुलिस को भी ये निर्देशित किया गया है जिला प्रशासन की ओर से कि 31 तारीख की रात में पुलिस शाम से ही जो तमाम जहां पर पार्टीज हो रही हैं वहां पर तैनाती रखे और ठीक 12 बजे के बाद यदि कोई कहीं पार्टी संचालित होती है या पार्टी स्थल पर लोग मौजूद रहते तो उस संबंध में सीधी कार्रवाई करे। बहुत शुक्रिया राकेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो न्यू ईयर के लिए गाइडलाइन जारी हो गई है। अतिरिक्त समय जो पहले मिला करता था 31st नाइट को, वो अब नहीं मिलेगा और तय वक्त के ऊपर रात में 12 बजे तक बार को बंद करना होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।